गुड इवनिंग क्लास 11। आज हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे कि इससे पहले हमने 3.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दी। अब हम 3.4 एक्सरसाइज पे चलते हैं। उस एक्सरसाइज में चलने से पहले आपको इन बातों का जानना बहुत आवश्यक है, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल मतलब जो वेरी कर सके, डोमेन है, डोमेन की इन्वॉल्विंग होगी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो वो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस कहलाती है। इससे पहले हम लोग 10th क्लास में इक्वेशंस के बारे में रीड कर चुके हैं, जिसमें कि कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, वो मिलकर इक्वेशंस बनाते हैं। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन आता है, जनरल सोल्यूशन आता है। प्रिंसिपल सोल्यूशन यही वेरिएबल होता है, ये वेरी करेगा। यहाँ पे जो वेरिएबल की बात की गई है, इसकी बात की गई है, एंगल्स होंगे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसका मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉसेक, जो 6 रेशियोज है वही है। एक्स यहाँ पे एंगल होगा, तो जो एक्स है वेरी करेगा 0 से 2 पाई। इसका मतलब है 0 से लेके एंगल की वैल्यू 360 डिग्री तक होगी। यही मतलब होता है, मतलब 0 भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है, 0 से कम नहीं होगा, ये 0 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री। और 360 से कम होगा और इक्वल भी नहीं होगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। 360 भी नहीं होगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल सोल्यूशन 360 भी नहीं होगा। 0 और 0 से इक्वल हो सकता है, 0 से ज़्यादा होगा, और 360 से कम होंगे। ये प्रिंसिपल 360 ज़्यादा हो जाएगा तो वो एंगल भी हम प्रिंसिपल सोल्यूशन में नहीं लेते हैं, उन एंगल को भी हम प्रिंसिपल सोल्यूशन में नहीं लेंगे। ये होते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन, ये एक्यूरेट वैल्यू, मतलब 0 से 360 के बीच ही वैल्यू होगी तो ही वो प्रिंसिपल सोल्यूशन में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा। और किसी भी फंक्शन के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होती हैं 2 से ज़्यादा नहीं होंगी, ये डिफिनिट है, श्योर है, ये चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 से ज़्यादा आ रहा होगा समझ जाइए हमने कुछ गलत की, और 2 से कम भी नहीं आएगा, इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिए। यानी कि 2 से ज़्यादा या 2 से कम कुछ नहीं, 2 होगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होंगे 2 आएंगे ग्रेट, ठीक। अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन चेंज सबके अलग अलग होंगे, तो सभी के मेन आप साइन कॉस टेन को याद रखिएगा, उसी से हम लोग काम करेंगे। फर्स्ट है फॉर साइन के लिए एक्स एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर है अल्फा, ये ठीक है। देखिए, ये होते हैं साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन। n belong to इंटीजर, n जो होगा यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। सेकेंड कॉस के लिए 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये होता है n belong to इंटीजर। थर्ड फॉर टेन के लिए एक्स एन पाई प्लस तो आपने देख लिया ये जनरल सॉल्यूशन होता है।
आप साइन कॉस टेन, कॉसेक है साइन में कर लीजिएगा, सेक है तो कॉस में कर लीजिएगा, कॉट है क्या, इन्हीं तीन की फॉर्म में करना होगा। साइन कॉस टेन की फॉर्म में ही जनरल सोल्यूशन निकाला जाएगा। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, ये याद करिए। अब एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे पहले आपने ध्यान दिया होगा जब मैं क्वाड्रेंट डिस्ट्रीब्यूशंस करा रहा था उस समय मैंने बताया था साइन एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या होगा, कॉस एक्स की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, टेन एक्स की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा। आइए उसको भी बता देते हैं लगे हाँ, क्योंकि आप लोग उसको भूल गए होंगे, कोई देखा ही नहीं होगा उसको, जिसने देखा है वो बता दे। गुड, सही बोल रहे हैं। तो इस बेस पे आप काम करेंगे। चलिए उसको फिर हम बता देते हैं, ये नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ये याद कर लीजिए, अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 आता है तो जनरल सोल्यूशन ये आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन आपका एक्स, ये याद कर लीजिएगा। जब कॉसेक 0 होगा जनरल सोल्यूशन ये आपका हो जाएगा। ये थोड़ा स्टैंडर्ड पॉइंट है, जो आप अगर उस तरीके से करोगे तो आपको शायद से बुक की तरीके से आंसर मैच नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अरेंज करनी होंगी वैल्यू, यहाँ पर आप पक्का ही डेफिनेट गलत हो जाओगे, क्योंकि 2n पाई प्लस होता है तो आप 2n पाई रखते चले आओगे, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, उसी से ये निकाला गया। तो आप याद कर लोगे, डायरेक्ट काम हो जाएगा। जब tan x इक्वल 0 हो जाएगा तो जनरल सोल्यूशन ये होगा। ये चीज याद रख लीजिएगा। अभी इंटीग्रेशन भी आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 1-2 क्वेश्चन है आरटी सर में, तो मुझे कराने और रिवीजन टाइम कराऊंगा मैं, तो उसमें भी इस टाइप क्वेश्चन है, वहाँ पे चीज़ों का यूज होता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन नहीं थे, आरडी में है, तो वो मैं रिवीजन टाइम कराता हूँ, वो करवाऊँगा, वहाँ पे यूज होगा इन चीज़ों का। तो 12th क्लास में आप जाओगे तब की बता रहा हूँ, ये चीज़ है, तो इसको आप ध्यान से करिए। जब साइन 0 दिया होगा, कॉस 0 दिया होगा, tan 0 होगा, ये होगा आपका। इसको मैं रख करूँ, नोट करिए। चलो आगे आपको क्वेश्चंस करना है तो आपको और पीछे जैसे आपका एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन फर्स्ट, tan x इक्वल टू √3 है, फाइंड
प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। तो पहली बात प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की होती है, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए आ जाइए, क्या करोगे, आपके पास tan x इक्वल टू √3 है, tan x इक्वल टू √3 है। तो √3 पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, सिंस tan x इज पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सो दिस, सो x lie in first and third क्वाड्रेंट। जब पॉजिटिव है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है 0 से 90 और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से π/2 तक, और एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 180 से 270 के बीच लाई करेगा। ये चीज है। तो आपके पास यहाँ दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे, एक तो जो एंगल होगा 0 से π/2 के बीच लाई करेगा, यानी कि tan 60 मतलब यानी कि, तो ये बात मेरा करो, सो tan 60 होगा, ये tan 60 क्या होगा, tan π/3, एक ये वैल्यू हो जाएगी, और 180 270 के बीच tan 240 मतलब tan 4π/3 ये वैल्यूज होंगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, 240 ये, तो इनको आपको रखना है। तो ये मैं कर दूंगा, तो आपको समझाई ले मैं बता दिया हूँ, तो आप कैसे लिखेंगे आप, ये चीज़ भी आपके समझाने के लिए यहाँ मत मेंशन करिएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए थी वैल्यूज आपके। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, x की वैल्यू क्या क्या होगी, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 एंड सेकेंड थर्ड में आ जाइए π + π/3 180 + 60 ये होगी। तो π/3 एंड एलसीएम लीजिए 4π/3, ये वैल्यू हो जाएंगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। ये आपको इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आंसर चेक कर लीजिएगा, 3.4 π/3 4π/3 यही। तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिल गया, π/3 एंड
4π/3। आपने ये समझ लिया कैसे निकाला जाता है, वो सब चीज़ मैंने समझाएंगे बताया था। आप ऐसे ही लिखिएगा इस तरह π/3, उसको 240 को 80 प्लस 30 और पाई में वैल्यू लिखिएगा, ठीक है। सब रेडियंस में वैल्यू जाएंगी। तो पाई है 4π/3 प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया। अब जनरल सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं हम लोग। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस में क्या होगा, tan x है, ये √3 होता है ना, tan π/3। अब इसका ले लीजिए x n पाई प्लस थीटा था, यानी जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और tan x = n पाई प्लस थीटा। x तो यही रहेगा n पाई। ये ध्यान जो यहाँ पे वैल्यू ये वाली लिखी जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू π/3 n बिलोंग टू इंटीजर। z का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन, वो इसका प्रिंसिपल। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख लीजिए, n की वैल्यू 0 π/3, n की वैल्यू 1 4π/3, n की वैल्यू 2 रखोगे मतलब नहीं, तो वहीं से इसी से वो वैल्यू आएंगे। तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, इसी पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 चेक करिएगा। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिला इसी में लाई करना चाहिए, और जो पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव सा, नेगेटिव नेगेटिव, ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन सोल्व करा दो, आपको और क्लियर हो जाएगी बात है। तो आप लोग खुद ही इसके आगे क्वेश्चन कर लेंगे। मैं एक करा दे रहा हूँ आपको, 4th वाला cosec x -2, cosec x -2। नोट करो, इसका 4th है cosec x -2। तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए पहले ये चेक करिए cosec x -2, cosec नेगेटिव होने मतलब 3rd और 4th कॉलम में cosec x इज नेगेटिव, so x lie in 3rd and 4th क्वाड्रेंट। 3rd और 4th क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, निगेटिव वैल्यू है, ये चीज तो आप क्लियर हो गए। 3rd क्वाड्रेंट में यानी जो एंगल होगा 3rd क्वाड्रेंट में, वो कहाँ से 1 ये पाई टू 3π/2, इसी को क्या बोलते हैं 180 से 270। 4th में 3π/2 से 2π, 270 से 360। इसका मतलब इंक्लूड होती वैल्यू, इसका मतलब एक्सक्लूड, 180 लिया जाएगा। ये वैल्यूज है आपके पास।
तो कॉसेक -2 यानी कि ये क्या इसका है, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2 कॉसेक 30, जो आपका कॉसेक 30 डिग्री यही 2 होती है, यानी कि कॉसेक पाई/6 की वैल्यू 2 होती है, पाई/6 की वैल्यू 2। ये वैल्यू होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लें, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल चलता है क्या चलता है, पाई+थीटा चलता है, फोर्थ में 2π-थीटा चलता है। ये सब चीज़ में क्वाड्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन और जो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या एंगल बता रहा था उसमें सब चीज़ें क्लियर की। तो आप लोग वो लेक्चर जरूर देख लीजिए, जिसने उसको लाइक नहीं लिया क्योंकि वो आपकी बुकों में क्लियर ही नहीं दिया है, लेकिन उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए उन चीज़ों को पहले बताया था, और बच्चे उसको सीरियस नहीं लेते हैं। जो सीरियस नहीं लिए थे जाके उसको फिर देखे, तो ये चीज़ आपको समझ में आती जाएंगी। अदरवाइज आप प्रिंसिपल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन निकाल नहीं पाओगे। ये आ गया पाई+थीटा 2π-थीटा। ये पाई+थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की बात है। अब ये है आपका π/6, cos2 की वैल्यू π/6। तो हम यहाँ पे पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, यानी कि 7π/6 की वैल्यू -2 हो जाएगी। आप चाहे चेक कर लीजिए, क्यों 210 डिग्री होगा 180 प्लस, ठीक है। ये लिख सकते हैं यहाँ पे 2π - π/6 लिख सकते हैं, कितना होगा 11π/6। चेक कर लीजिए, -2 वैल्यू आ जाएगी 330 डिग्री, यानी 210 और 330 वैल्यू, और 0 से 360 के बीच प्रिंसिपल वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से आप निकालोगे, यानी कि आपको थर्ड फॉर्मूला, ये चीज़ आपको समझने के लिए है, वहाँ मत लिखिए, वहाँ जैसे में लिख लो वैसे। आपको ये पता चल गया थर्ड और फोर्थ है, थर्ड में पाई+थीटा और फोर्थ में 2π-थीटा, उस हिसाब से काम कीजिए। तो ये चीज़ में रख दिया। एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे थीटा लिया गया है, थीटा आप ये निगेटिव भूल जाया करिएगा। आप बस ऐसे समझिए cosec x = 2, यानी कि cosec x क्या है, ये π/3, यानी कि x जो थीटा आपको मिल गया है वो थीटा क्या मिला यहाँ पे π/3, π/3 वैल्यू है। तो ये चीज़ आप निगेटिव में लीजिए उस समय, बट जब जहाँ पे वैल्यू रखते हैं वो निगेटिव वैल्यू थे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखे, जो इसकी वैल्यू यानी कि थर्ड और फोर्थ का है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होने मतलब π+थीटा, π/6 करिए, एंड 2π - π/6 करिए। इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाए तो है, मतलब इस पे रखिए, जो ये एंगल आता उस पे कॉसेक की वैल्यू आ जाए, तो इस पे क्या मिलेगा 7π/6 एंड 11π/6। ये है इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब कॉसेक 7π/6 की वैल्यू -2 आनी चाहिए, और कॉसेक 11π/6 की वैल्यू इनकी वैल्यू -2 आनी चाहिए। अब ये जो π/6 हमने निकाला है इसको भूल जाइए, फिर कॉसेक x = 2 लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक के, फर्स्ट क्वाड्रेंट से ये थीटा मिलेगा आपको जो यहाँ पर रखा जाएगा, ध्यान दीजिए। उसको आप मान लीजिए, भूल जाइए क्या लिखा, बस मानिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से जो एंगल है वो यहाँ पर रखिए, बाकी वेरिएशन ये रहेगा 2π और 2π का, ठीक। ये वैल्यू आनी चाहिए, आती है। तो ये बात हो गई इनकी प्रिंसिपल
सॉल्यूशन की। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते जनरल सॉल्यूशन लिखिए, वहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 रख लीजिए। जो वैल्यू 0, 360 के बीच लाई कर दे वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वैल्यू ऑलरेडी हो जाएगी। ये बात हो गई। अब जब जनरल सॉल्यूशन चलिए, इसको चेक भी कर लो। ये अब इसका जनरल सॉल्यूशन चलते हैं हम लोग। ये मैं रख कर रहा हूँ। जनरल सॉल्यूशन में कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लगाइए, आंसर इसका आ जाएगा। तो आपको मैंने साइन, टैन, कॉट, ये कॉसेक है, तो पहले कॉसेक x -2 है, तो इसको 1/sin x कर लीजिए, -2 sin x -1/2, ये वैल्यू आ गई। अब इस पे एंगल लीजिए। अब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए इस पे वैल्यू लीजिए। नेगेटिव होने मतलब थर्ड या फोर्थ में। तो आप देखिए जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन x n पाई प्लस -1 की पावर n थीटा होता है। तो आपने जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वैल्यू निकाली है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर आपने वैल्यू क्या क्या निकाली थी, 4 पाई अपॉन 3 नहीं 7 पाई अपॉन 6, 11 पाई अपॉन 6, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की पहली वाली वैल्यू, फर्स्ट छोटी वाली वैल्यू, छोटा एंगल, वो यहाँ पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू एक बार 0 रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, आपको n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -π/6। नहीं, फिर n की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्या मिलेगा, पाई -7 -π/6। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 पाई 7 पाई, 3 पुट करेंगे, 3 पाई -7, यानी कि n की वैल्यू 3, तो 3 पाई -7 पाई अपॉन 6, 18, 11 पाई अपॉन 6। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 3 पे, इसी पे 1 2 3 4 5 पुट करिए, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो मिलना। नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, -π/6 वो भी मिलती है, पर हमें 0 से ज़्यादा, 0 की इक्वल 360 से कम, यानी कि वो एंगल के बीच लाई करना चाहिए, तो वो है। तो आपको हमने ये भी दिखा दिया कि आप यहाँ से भी n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 7π/6, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -π/6, ये तो वैल्यू करेगा नहीं। n की वैल्यू 2 पुट करिए तो क्या मिलेगा, +7 13 पाई अपॉन 6, ये 390 मिल जाएगा, जो 360 से ज़्यादा हो रहा है। ये आपका मिल रहा है 210, ये वैल्यू कर रहा है। n = 3 पुट करिए, 3 पुट करने पे 11 पाई अपॉन 6 मिल रहा है, जो 330 है। देखिए आपको हर एंगल मिल रहा है, पर 0 से कम ये लेंगे नहीं, 360 से ज़्यादा लेंगे नहीं, 360 से कम लेंगे, 360 से कम लेंगे। 0 से ज़्यादा, 360 से कम है, वही एंगल प्रिंसिपल वैल्यू में लिया जाएगा। तो आपने जनरल से ही प्रिंसिपल निकलती है, पर हम लोग जो प्रिंसिपल छोटी वैल्यू आती है वो पुट कर लेते हैं। चाहे आप पहले जनरल लिखा काम करिए, लेकिन जो यहाँ से वैल्यू आपको निकालना उसी फंक्शन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट मान के, फोर्थ मान के, वो एंगल का वेरिएंस। तो आप पहले प्रिंसिपल वैल्यू लिखा लीजिए, छोटी वैल्यू होगी प्रिंसिपल की,
यहाँ पुट कर दिया करिए। और प्रिंसिपल रूल निकालना मैंने आपको बताया, पहले चेक कर लिए पॉजिटिव निगेटिव, अगर पॉजिटिव किन कॉलेज में पॉजिटिव उनमें क्या एंगल का वेरिएशन वो देख लीजिए, निगेटिव है तो किस कॉलेज में निगेटिव होता है और क्या क्या एंगल का वेरिएशन होता है उस हिसाब से। और यहाँ पे जो थीटा रखवाया था मैंने प्लस थीटा करके पाई प्लस पे, तो वो वैल्यू इसको फर्स्ट कॉलेज मान के लीजिएगा, निगेटिव भूल जाइएगा। उस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाना है। मैंने जो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाला था तो क्या किया था, पाई प्लस पाई बाई 6, यानी कि यहाँ पे क्या इसको मैं भूल गया था निगेटिव है, तो ये पाई बाई 6 पे वो रखी गई थी। इस तरीके से रखिएगा। जो जहाँ पे आंसर आ जाते हैं इनकी वैल्यू -2 आनी चाहिए, यानी cosec 7 पाई बाई 6 की वैल्यू -2, cosec 11 पाई बाई 6 की वैल्यू -2 वो आनी चाहिए। इसकी वैल्यू -2 ही आएगी, पर ये 360 से ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए नहीं ले रहे। इसकी वैल्यू -2 ही आएगी, पर 0 से कम हो रहा इसलिए नहीं ले रहे। यहाँ पे वही एंगल मिलेंगे जिनकी वैल्यू -2 होगी, लेकिन प्रिंसिपल सोल्यूशन में 0 360 के बीच लिया था, जनरल सोल्यूशन में पूरे एंगल होते हैं। ये चीज आपको मैंने एकदम पूरी तरीके से खोल के बता दिया है। तो आप इसको करिएगा, फिर कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करो। जो बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे आते हैं यहाँ पे, वो तो ठीक पूछ सकते हैं, लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फिर मैं उसको और से वीडियो बना के दे सकता हूँ। इस चीज़ को आप ख्याल रखा करिए, नोट कर लीजिए।